हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मोनेरा। मोनेरा में भी यू बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे। यू आर्की बैक्टीरिया हम ख़त्म कर चुके हैं। यू बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक भी हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो मोनेरा में मैंने बताया था तीन आते हैं। एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड तीसरा होता है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को कुछ लोग मोनेरा में मानते हैं, कुछ लोग बैक्टीरिया मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन होता वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है। इसमें कौन कौन से तीन आते हैं? आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, तीसरा है माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया मैं पढ़ा चुकी हूँ, यू बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉफिक भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक के बारे में, यू बैक्टीरिया के हेट्रोट्रॉफिक के बारे में और माइकोप्लाज्मा के बारे में, ओके। तो यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ट्रू बैक्टीरिया। ये या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक में भी दो पार्ट मैंने पढ़ाए थे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफिक की बारी है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने एनर्जी के लिए, दूसरों पे डिपेंड रहे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहे। ओके, तो ये क्या होता है, ये मोस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब कि सब टाइप के न्यूट्रिशन उनमें पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। ओके, तो हेट्रोट्रॉफी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉफी के एग्जांपल हैं राइजोबियम, दूसरा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो आपका कर्ड बनाता है, जो आपका बैक्टीरिया कर्ड बनाता है ना, उसकी पूरी फैमिली, उस बैक्टीरिया की पूरी फैमिली। वैसे कर्ड बनाने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूध से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है तो वो आपका होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, मेनली ये कर्ड के लिए। तीसरा है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी आपके डिजीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया होंगे ना, जितने भी डिजीज़ फैलाते हैं आपको, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आएंगे। ओके, और कुछ माइकोप्लाज्मा में आते हैं, तो इसको हम एक्सेप्शनली मानते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। कोई इसको बैक्टीरिया के अंदर मानता है, कोई नहीं मानता है, तो इसकी बात हम अलग से ही करेंगे। अभी सिर्फ हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से रिलेटेड। जितनी भी मैं चीज़ें बोलूँगी वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से रिलेटेड बोलूँगी। माइकोप्लाज्मा को टोटली अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, आर्की बैक्टीरिया नहीं होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा गलत कर दिया था, फिर मैंने नीचे आपको मेंशन भी कर दिया था कि ट्यूबरकुलोसिस को फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, टीबी को फैलाने वाला, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में टीबी बोल देते हैं। ये लंग्स की डिजीज़ है, लंग्स में बैक्टीरिया जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी बहुत आती है, खांसी में ब्लड भी आता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को फैलाने वाला उसका कॉजल एजेंट कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, कॉलेरा, कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा एक डायरियल बीमारी है, बहुत ही क्रॉनिक डायरिया आपको होता है, तो उसे कहते हैं कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा किसकी वजह से होता है? वाइब्रियो कॉलेराई। वाइब्रियो, ये आप एग्जांपल नोट करना शेप्स में, ये वाइब्रियो शेप का है, मतलब कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है ये। कॉलेरा का बैक्टीरिया कैसा है? कॉमा शेप्ड है। मैंने आपको स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि कोकस बैक्टीरिया, राउंड शेप बैक्टीरिया बता दिया। ट्यूबरकुलोसिस कैसा होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ये भी मैंने बता दिया था। वाइब्रियो आप नोट कर लो कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है? वाइब्रियो बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो कॉलेराई, जो कि कॉलेरा कॉज करता है। ओके, इसके बाद क्या है? हेट्रोट्रॉफिक में कुछ नाइट्रोजन फिक्सर हेट्रोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर आपने इसमें भी पढ़ा था, जो कि उसका एग्जाम्पल था नॉस्टॉक। उसका एग्जाम्पल क्या था? नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक एक नाइट्रोजन फिक्सर था। नाइट्रोजन फिक्सर ब्लू ग्रीन एल्गी था। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर ब्लू ग्रीन एल्गी था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे
जो हेट्रोट्रॉफ्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, एसिम्बायोटिक भी। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन में हैं तभी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, दे फिक्स नाइट्रोजन व्हेन दे आर इन एसोसिएशन विथ प्लांट्स। जब प्लांट के एसोसिएशन में है तभी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम किसके साथ एसोसिएशन करता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब दलहन फसलें, मतलब कि जो दाल वाली आपकी फसलें हैं, जैसे कि अरहर की दाल हुआ, है ना। अरहर का जो पौधा होगा उसके रूट्स में आपने देखा होगा लेग्यूम्स बनते हैं। ये चीज़ें आप मिनरल न्यूट्रिशन में अच्छे से पढ़ोगे। मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी बस जनरल में कुछ चीज़ें याद रखो, कुछ बैक्टीरिया का नाम याद रखो, ताकि वहाँ आपको आसानी हो। ओके, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट हम मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में आपका अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस जनरल इंट्रोडक्शन। तो राइजोबियम किस में मिलता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ये आप याद रखना, लेग्यूम्स में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, लेग्यूम्स में मिलता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ओके, दूसरा आपका क्या है? एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि जिनको सिम्बायोसिस करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी प्लांट की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका एजिटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम आपका स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। तो देखो चारों शेप का मैंने आपको बता दिया। मैंने बताया था बैक्टीरिया 4 शेप के होते हैं, कोकस, बैसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरिलम। तो कोकस का एग्जाम्पल था आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। बैसिलस का एग्जाम्पल था ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और तीसरा आपका वाइब्रियो का एग्जाम्पल है वाइब्रियो कोलेरेई। और फिर चौथा आपका एग्जाम्पल है स्पाइरल का एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम, ठीक है, वो स्पाइरल शेप का होता है। ओके, अब क्या है आपका? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया आपका, एट्रोट्रॉफिक भी हो गया। अब हम आते हैं आपके माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का क्या है? माइकोप्लाज्मा को, ये तीसरा पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, माइकोप्लाज्मा की क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी? माइकोप्लाज्मा। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। और इसी को कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसी का दूसरा नाम भी होता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसका साइज आपसे पूछता है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। दो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में भी बहुत वैरायटी होती है। एक जगह एनसीईआरटी में आपके लिए लिख रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, एक जगह लिख रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। आप दोनों याद रखोगे, दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप उसे टिक करके आओगे। ओके, माइकोप्लाज्मा PPLO, PPLO का फुल फॉर्म याद रखना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। यही इसका मेजर है कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होगी। बैक्टीरिया में हमने हमेशा से क्या पढ़ा है? सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए इसको बैक्टीरिया से हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल ही एब्सेंट है। और सारे के सारे बैक्टीरिया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से मर जाते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उन्हें किल कर देता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो उन्हें किल कर देता है, लेकिन वो माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार पाता? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। पेनिसिलिन कैसे बैक्टीरिया को किल करता है, पहले देखना। पेनिसिलिन क्या करता है? बैक्टीरिया सेल वॉल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पूरी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। जब माइकोप्लाज्मा के पास बैक्टीरिया सेल वॉल है ही नहीं, तो वो किल किसे करेगा? वो सेल वॉल को ब्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसे मार नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए पेनिसिलिन का असर माइकोप्लाज्मा पे नहीं होता, जबकि सारे बैक्टीरिया पे इसका असर होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को क्यों नहीं किल कर पाता? क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। पेनिसिलिन डज नॉट किल माइकोप्लाज्मा, एंड पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच किल्स ऑल अदर बैक्टीरिया।
ओके, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक था ये, अपने टाइम का बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक था। इस तरह का एंटीबायोटिक अब तक डिस्कवर नहीं हुआ, ये बहुत ही पोटेंट एंटीबायोटिक था। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, मतलब जिस चीज़ का हम रेगुलर यूज़ करते हैं उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो अब ये उतना असरदायक नहीं होता। लेकिन अब तक का डिस्कवर्ड सबसे अच्छा एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था। ओके, इसके बाद क्या है, माइकोप्लाज्मा को हम पहचानेंगे कैसे, क्या चीज़ इनको बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से अलग करती है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर की होती है, ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा में होता है। 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन मिलती है, उनमें ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन मिलती है, ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका माइकोप्लाज्मा में होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कि वो फीचर जो सिर्फ इसी ऑर्गेनिज्म का हो। कहीं भी आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ोगे मतलब कि वो फीचर जो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का हो और किसी में ना मिले, उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, चौथा क्या है, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब मेनली एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें एनारोबिक कंडीशन भी मिले तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। ओके, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट दो टर्म्स आते हैं आपके। फैकल्टेटिव मतलब होता है विकल्पी, यानी कि ऑप्शन के तौर पे उनके पास क्या है। तो यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब ऑप्शन के तौर पे इनके पास क्या है, एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑप्शन इनका एनारोबिक कंडीशन है, लेकिन मेनली क्या होंगे, एरोबिक होंगे। ओके, तो ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मेनली एरोबिक होते हैं, ऑकेशनली एनारोबिक होते हैं, मतलब कि जब एरोबिक कंडीशन उनको नहीं मिल रही है तो वो एनारोबिक कंडीशन में भी ज़िंदा रह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पूरा आपका माइकोप्लाज्मा का, और यहाँ आपका बैक्टीरिया का पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एटीपी का फुल फॉर्म, तो मैं आपको बता देती हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मैं लिख देती हूँ आपके लिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म है। यहीं से कभी कभी एडीपी भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे एडिनोसिन तो रहेगा, ट्राई की जगह डाईफॉस्फेट हो जाएगा। अगर आपका एएमपी पूछ लेता है तो एडिनोसिन रहेगा, ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो मोनो डाई ट्राईफॉस्फेट आप पढ़ते हो, ये तीनों एटीपी के फॉर्म्स हैं। ओके, और एनर्जी करेंसी के तौर पे आपके पास कौन सा फॉर्म होता है, एटीपी फॉर्म होता है। आपकी जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो आज का क्वेश्चन आपका ये है, आज का क्वेश्चन आप बताओगे विच इज़ द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन भी कर देती हूँ, आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।